यस लेट्स सर। स्टार्ट। ठीक है, तो बस 5 मिनट में वी आर जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, आप पुराना रिवाइज कर लीजिए, बस वी आर स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स। लेके लेने पक्का नहीं, शराब लेके लेना।
बेटा आप लोगों को बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है? नो सर। बोर्ड सर क्लियरली ब्लर क्लियरली है। नजर नहीं आ रहा है? ब्लर आ रहा है? यस यस सर। सर। अ, चलो कोई बात नहीं। हम फिर काम करते हैं, पॉपअप प्रेजेंटेशन से पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने? सर कल हमने लीवर गैस ब्लैडर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? लीवर? हाँ, लीवर गॉल ब्लैडर के बारे जी। में पढ़ा था ना? यस सर। चलिए फिर आज आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, लिवर गॉल ब्लैडर के आगे की बात करते हैं। तो कोई पैनक्रियाटिक मुझे जूसेस बता के बारे में सकता है पढ़ कि, लिया था। हाँ हाँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि बाइल जूस के कंपोनेंट्स बेटा क्या क्या रहते हैं? सर Bile बाइल सर salts, बाइल सॉल्ट, सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, phospholipids, बाइल पिगमेंट्स, cholesterol. बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बेटा एक एक करके वन बाय वन। करुणा रजावत। Sir, bile salts और जी phospholipids, जी कोलेस्ट्रॉल जी। और सर बाइलीवर्डिन और बाइलीरुबिन। बाली रूबिन और बाली वर्ड। बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अच्छा, हमने बता दी शुभ। क्या सर? पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स बताए थे। यस सर। अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियस और कार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन। बेटा दोबारा क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे थे आप? दोबारा से बोलो। सर मैं बोल रहा था अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, हाँ जी। जी न्यूक्लियस और जो जी। प्रोटीएज होते हैं उसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अच्छा, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन। ठीक है। तो चलिए फिर आगे आगे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। देखिए हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी, जैसे ये
मेरे को बताया था, ये हमने जब कल पढ़ा था स्टमक के जो सेल्स बताए थे कि म्यूकस नेक्सस म्यूकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाइकार्बन डांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेराइटल सेल एक्सियल और इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एंड क्रोमोफिन सेल जो है हिस्टामिन वगैरह रिलीज करते हैं, जो चीफ सेल्स जो पेप्सिन या गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं। डी सेल्स एक स्टोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं, ये एचसीएल के सिक्रेशन को बंद करता है जब डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, और जो जी सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके। और ये बेटा वो डायग्राम है जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था, ठीक है, कि ये हिपैटिक डक्ट है, ये भी हिपैटिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, तीनों फ्यूज कर गई, ठीक है ना। और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट है, फिर एक कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल गई, और फिर ये खुल रही है डिओडेनम के अंदर। यहां तक बेटा क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सर क्लियर है लोब्स सर। का क्या होता है? हाँ जी लोब्स का मतलब क्या होता है? बेटा, लोब्स मतलब दो पार्टीशन समझ लीजिए लोब्स को, कि एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर समझ लीजिए लोब को। मतलब मैं सर बताता हूँ, जैसे एक बलून लो, उसमें हवा भरी, यस सर। बीच में से पिचका दो, ओके सर, मतलब ठीक है, दो कंपार्टमेंट। स्ट्रक्चर बन गए, वो दो लोब्स हैं, ठीक है। ओके सर। गॉट इट? चलिए, बहुत ही बढ़िया। और सर तो लीवर चलिए फिर में आगे। राइट साइड वाला लोग फंक्शनल होता है ना? बेटा दोनों लोब्स फंक्शनल होते हैं, बोथ द लोब्स आर फंक्शनल। हाँ जी, ओके। ओके। सर ये ग्लेसन कैप्सूल क्या होता है? हाँ जी, सर ग्लेसन कैप्सूल। ग्लेसन कैप्सूल, बेटा ग्लेसन कैप्सूल अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। ग्लेसन कैप्सूल अभी हम आपको मैं डिस्कस करूंगा अभी। अभी वो रहता है बताने वाला। अभी लिवर मैंने पढ़ाया नहीं पूरा, मैंने बस लिवर का कॉम्पोनेंट बताया था, अभी पूरा पढ़ाया नहीं लिवर। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं, स्टार्ट करें आगे। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। वो तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीन पार्ट्स हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स से हमने यहां कहे थे ये हमारी स्टमक हो गई थी, ठीक है। स्टमक के बाद ड्यूड्रम शुरू हो गया था, देन ड्यूड्रम थोड़ा सा कॉइल हो जाता है, दैट इज जेजुनम, और फिर हाईली कॉइल्ड जो है, बहुत ही ज्यादा जो कॉइल्ड है, वो इलियम है। तो एक तो है ये ड्यूड्रम, बिल्कुल कॉइल नहीं है, थोड़ा सा कॉइल्ड है, वो है जेजुनम, और जो हाईली कॉइल्ड है वो आपका क्या हो जाता है? इलियम। अब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम की बात करें तो डाइजेशन ड्यूडेनम में भी होता है, डाइजेशन जेजुनम में भी होता है, डाइजेशन इलियम में भी होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अच्छा एब्जॉर्प्शन भी ड्यूडेनम में भी होगा, जेजुनम में भी होगा और इलियम में भी होगा। सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा ड्यूडेनम में, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जेजुनम में रहेगा। ये बात आप ध्यान ध्यान रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके, जो आपके बाइल की डक्ट है और जो आपकी पैनक्रियास की डक्ट है, वो सब खुलेंगे किसमें? ड्यूडेनम में। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? अच्छा, ये डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें
तो आप क्या देखेंगे कि पूरा का पूरा इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से विलाइज है, ठीक है, इस तरीके की मान लीजिए लेयर्स हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे सेल्स है, ये सेल्स हो गए, तो ये सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब सीन ये है, ध्यान दीजिएगा जरा, इट इज इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऊपर उठे हुए, ये जो स्ट्रक्चर्स मैं मार्क करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो ये ऊपर उठे हुए हैं इस तरीके से, क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से जो ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर्स है, ये ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। तो ये आपके विलाई हो जाते हैं। दो बार बताता हूं कि ये लेट से, जैसे कि ये आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके सेल्स हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो इसमें ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है जो ऊपर की तरफ है, ये वाले, दिस वन, these structures are known as villi, ठीक है। और ये जो नीचे से आ रहे हैं these structures, the lower ones, जो यू शेप के हैं, ये यू शेप के स्ट्रक्चर्स, these are known as crypts, क्रिप्ट्स। और क्रिप्ट्स का भी स्पेशल नाम है द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन, द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन। तो नीचे वाले जो है बेटा वो क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, और ऊपर वाले जो है बेटा वो विलाइज हैं। तो देर आर विलाइज, देर आर क्रिप्ट्स, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अच्छा, मेनली क्रिप्ट्स जो होते हैं वो सेक्रीशन के लिए होते हैं, विलाई मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। अगर हम एक विलाई की बात करें तो मैं इसको दो पार्ट्स में बांट देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि इसको दो पार्ट्स में बांट दीजिए। एक ये स्ट्रक्चर्स जो एन शेप के हैं और एक ये स्ट्रक्चर जो यू शेप के हैं। तो एन शेप वाले विलाई और यू शेप वाले क्या रहेंगे, क्रिप्ट्स। उनका नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? आगे बात करें। Yes, sir. ओके, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक विलाई का डायग्राम है, लेट्स से एक विलाई है, ठीक है, क्लियर। ये विलाई के सेल्स हैं। ओके, नाउ आपको पता है कि जो विलाई के सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो खुद ऐसे होते हैं। इस सेल को आप जानते हैं किस टाइप का सेल है ये? इन्हें म्यूकोसल सेल बोलेंगे। किस टाइप के सेल है ये? बेटा किस टाइप के सेल है ये? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। यस, दीज आर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले भी कितनी बार बताया कि ये जो है ये ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका बॉर्डर ब्रश जैसा है। फिर ये इलोंगेटेड सेल है तो कॉलमनार है, तो इनका न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होता है। तो कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया है। और इनके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। यस, इसको बोलेंगे माइक्रोविलाई। वेरी गुड। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया है कि ये जो सेल्स हैं इस तरीके के, ये माइक्रोविलाई रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
ये तो पूरा विलाई हो गया। और इसके इंडिविजुअल सेल की बात करें तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर खुद के क्या है, माइक्रोविलाई। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? मतलब अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो फिर ये ऐसे बनेगा। मतलब बहुत सारे सेल्स, मतलब हर सेल को आप के अंदर आप बनाने जाएंगे। अगर आप हर सेल को ऐसे बनाने जाएंगे तो लेट्स से ये विलाई है, ठीक है, तो इसका एक एक सेल एक्चुअल में माइक्रोविलाई से बनेगा। इस तरीके से। तो ये तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपके माइक्रोविलाई हो जाते हैं। तो विलाई और विलाई में क्या है, माइक्रोविलाई। और जैसा कि आप जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो दिस इज एक्चुअली ये पूरा का पूरा विलाई, और इसके ऊपर छोटे छोटे दी माइक्रोविलाई अरेंजमेंट। क्लियर है पॉइंट ये सबको? ये पॉइंट Yes, क्लियर है sir. सब लोगों को? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अब आपके जो विलाई है, मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको क्या नजर आएगी, आपको नजर आएगी ब्लड कैपिलरी। तो ये हम बना देते हैं दी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरी है नीचे, ठीक है, जहां पर चीजें क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। तो ना ही सिर्फ ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे, यहाँ पे एक और चीज होगी जिसको आप बुलाएंगे दी लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी के अलावा यहाँ पे एक और कैपिलरी रहेगी, ठीक है, जिसको हम बुलाएंगे दी लिम्फेटिक कैपिलरी। तो एक तो ब्लड जा रहा है, एक तो लिम्फ जा रहा है, और ये हमेशा रहता है। जहां ब्लड कैपिलरी रहती है वहां पे लिम्फेटिक कैपिलरी भी रहती है। जैसे मैं अगर आपको एक बार के लिए एक डायग्राम दिखाऊं तो मान लीजिए आपका ये हो गया, ये आपका विलाई हो गया, और यहां पर दी ब्लड कैपिलरी भी है और लिम्फेटिक कैपिलरी भी रहेगी। ऐसे हम ब्लड कैपिलरी दिखा देते हैं, और साथ ही साथ दी लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फ के बारे में जानते हैं आप लोग? लिम्फ के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? colorless fluid which is formed from blood in the in the cell मतलब टिश्यू स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है ब्लड से बनता ठीक है, क्लियर है। अब इंटेस्टाइन की जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनका एक स्पेशल नाम है, उस नाम को याद रखिएगा, उसको हम बुलाते हैं लैक्टियल। तो आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइन की कैपिलरीज हैं प्लस क्या है, लैक्टियल्स हैं। तो ब्लड कैपिलरी प्लस लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी का जो स्पेशल नाम है दैट इज लैक्टियल्स। तो साथ में क्या प्रेजेंट है, साथ में लैक्टियल्स प्रेजेंट है। अब इन लैक्टियल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। अब ये तो हुआ विलाई की बात, ठीक है ना। आइए हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं अबाउट द क्रिप्ट्स कि क्रिप्ट्स में क्या क्या चल रहा है। तो अगर हम क्रिप्ट्स की बात करें, पहले तो आप ये बात समझिए कि चीजें जो 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 है वो डाइजेस्ट होकर, मान लो चीजें यहाँ पर डाइजेस्ट हुई तो स्लोली ग्रेजुअली कहाँ मूव कर जाएंगी, ब्लड के अंदर मूव कर जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका ये माइक्रोविलाई लाइक साइज होगा, और जहां ये एंड हो रहा है वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, वहां पे है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा,
अल्टीमेटली जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, जो भी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हुआ है वो आपका ओके तो जो भी आपका एब्जॉर्ब हुआ है वो सारा का सारा पहले यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, माइक्रोवेलाई के अंदर, और फिर सीधा ब्लड के अंदर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और ये जो माइक्रोवेलाई वाला स्ट्रक्चर, ये सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन में फैसिलिटेट करते हैं। तो जब भी एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो इस तरीके का क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है विलाई की। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब 2 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो आई वाज टेकिंग प्रेजेंटेशन, तो अब लाइट आ गई तो मैं आपको वापस बोर्ड पे आपको क्लास लेता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जरा सेट करके आई एम मेरे को बोर्ड नजर आ रहा है। Yes, sir. चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी विलाई। सर अभी ब्लर दिख रहा है थोड़ा। क्या दिख रहा है? सर ब्लर है। अभी तो ब्लर नजर आ रहा है? कोई नहीं, वो 2 मिनट, थोड़े 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 1-2 मिनट दीजिए, क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा। सर अब क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। ओके, तो बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो विलाई है, ओके, ये सेल है और यहां से चीजें एब्जॉर्ब होके यहां से मूव कर जाएंगी दी ब्लड कैपिलरी के अंदर। लेट्स से ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर चीजें क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, एब्जॉर्प्शन बुलाते हैं। ठीक है ना, पे अटेंशन। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है विलाई का, जो आपको हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे आपके माइंड में चीजें क्लियर रहेंगी। अब बात करते हैं अबाउट दी क्रिप्ट। अब क्रिप्ट ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ये है ना, यहाँ पे सेल्स हैं। मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा, मगर एक आध बना दूं तो ऐसे ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है। अभी सारे ही ऐसे हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि म्यूकोसल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे। जैसे इसमें एक बताता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक कुछ सेल्स तो ऐसे कि जो ग्लैंड फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि हार्मोन का भी सेक्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपके लिए, तो एक सेल्स है लाइक जैसे कि आर्जेंटेफिन सेल्स।
बेटे आइडेंटिफिकेशन सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन नोन एज सोमाटोस्टैटिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन नोन एज सोमाटोस्टैटिन। और सोमाटोस्टैटिन का फंक्शन क्या होता है टू इनहिबिट gastric secretions। ठीक है। और to inhibit the insulin, ठीक है, and glucagon secretions। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है, जो कि सिक्रीशंस होगी स्टमक की, और इंसुलिन मतलब ये आपके हार्मोन है पैनक्रियास के, और ग्लूकागॉन ये भी आपका हार्मोन है पैनक्रियास का। तो ये सारी सिक्रीशंस क्या करेंगे, इनहिबिट करेगा। कौन इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट होंगे बाय द हेल्प ऑफ द सोमाटोस्टैटिन हार्मोन। ओके, तो ये पॉइंट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पे अटेंशन, यहां पे आपको एक और सेल्स मिल जाएंगे, एंड दो सेल्स आर गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट सेल्स शायद मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ाया था। ये वो सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। तो गॉबलेट सेल्स होते हैं विच रिलीज म्यूकस, ठीक है। क्लियर, आ रही है बात समझ में? ओके, इसके अलावा अदर म्यूकोसल सेल्स हैं विच रिलीज सकस एंटेरिकस। और सकस एंटेरिकस क्या होता है? सकस एंटेरिकस इज बेटा द इंटेस्टाइनल जूस। जैसे पैनक्रियाटिक जूस था ना, जैसे आपका पैनक्रियाटिक जूस था, ठीक है, वैसे बाइल जूस था, वैसे क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है। इसके कंपोनेंट्स बेटा क्या क्या होते हैं? ये पैनक्रियाटिक जूस के काम करने के बाद, आफ्टर द पैनक्रियाटिक जूस हैज completed the function, after the pancreatic secretions have completed the function, पैनक्रियास अपना काम कर लिया, तो उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस अपना काम करना क्या करता है, शुरू करता है। और इंटेस्टाइनल जूस अपने काम के अंदर क्या सेक्रेट करता है, इसके अंदर आते हैं डाइपेप्टाइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस, लाइपेसेस and nucleotidases and nucleosidases। चलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पे अटेंशन। ना, जैसे कि आपको याद है कि हमने बताया था कि जब शुगर डाइजेस्ट होती है, तो शुगर डाइजेस्ट होने होने के बाद, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि शुगर डाइजेस्ट होने के बाद जो शुगर डाइजेस्ट हुई है वो माल्टोस की फॉर्म में होती है, मतलब द स्टार्च इज ब्रेकन डाउन इनटू दी माल्टोस, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी आपको क्लियर है, पता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार माल्टोस बन गया, अब माल्टोस क्या है, माल्टोस डाइसैकेराइड है। माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड, ठीक है। अच्छा और सुनिए, अब आप खाने में जब शुगर खाओगे तो क्या खाओगे, मीठा खाओगे, और मीठे वाली जो सॉरी चूनी नहीं, जो चीनी है, ठीक है ना, जो चीनी आप खाते हैं वो सुक्रोज है। अब बेटा सुक्रोज क्या है, सुक्रोज जो आप चीनी खा रहे हो दैट इज, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में कि सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो आप चीनी खा रहे हो उसमें ग्लूकोज है प्लस फ्रक्टोज है, मतलब जो सुक्रोज है वो भी क्या है, डाइसैकेराइड, ठीक है। अच्छा, अब लैक्टोज, आप दूध भी पी सकते हो, दूध 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 में भी चीनी होती है। अब जो दूध की चीनी है वो है लैक्टोज,
और लैक्टोज बेटा क्या है? लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, अगेन डाइसैकेराइड है। ठीक है, अच्छा और बताता हूँ। तो डाइसैकेराइड जो भी है आपके, चाहे वो अमाइलेज के काम करने के बाद हो, चाहे आपने डायरेक्टली खाए हो, उनको डाइजेस्ट करने के लिए डाइसैकेराइड बेसिस है, सेकंड नंबर वाला एंजाइम। अच्छा ये तो हो गया शुगर्स की बात। अब मान लेते हैं प्रोटीन्स खाया आपने। आपने जो प्रोटीन्स खाए पहले तो वो स्टमक में डाइजेस्ट हो गए। जब स्टमक में डाइजेस्ट हुए तो प्रोटीन से क्या बने? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। अच्छा कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, वो सीधा कहाँ गए होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए होंगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। और वो कौन सा है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। अब जब भी ये डाइजेशन करते हैं ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, तो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स ये बन जाते हैं, मतलब 2 और 3 अमीनो एसिड के टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। उनको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल जूस डाइपेप्टाइडेस का इस्तेमाल करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के प्रोडक्ट देते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये ब्रेक करके अमीनो एसिड दे देंगे, ये ब्रेक करके शुगर दे देंगे। जैसे कि डाइसैकेराइड्स में अगर बात करूं लैक्टेज की, तो लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे देगा। सुक्रेज जो डाइसैकेराइड्स है वो सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देगा। ठीक है, तो ये देते हैं एंड में मोनोसैकेराइड, ये देते हैं एज द प्रोडक्ट अमीनो एसिड। लाइपेज जो है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिलकर काम करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, एब्सॉर्ब करता है, जो मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा अलग से, लिपिड का डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन उस कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर अब आपने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम था? नाम याद है? नाम याद है? पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देगा। ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है, सिंगल यूनिट है डीएनए आरएनए की। अब उस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर ब्रेक करने का काम या तो न्यूक्लियोटाइडेज का है, और अगर न्यूक्लियोसाइड बनाए तो उसको फर्दर ब्रेक करेगा कौन? न्यूक्लियोसाइडेज। तो कहने का मतलब ये है कि पैनक्रियाटिक जूस के बाद काम करेगा सल्फर सिंथेटिकस। कैसे? मैं आपको सारे रिएक्शंस बता दूंगा, बस आपको भी आइडिया एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब एक आखिरी चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दो चीजें। एक बेटा है पेयर्स पैचेस, ठीक है, ये मिलेगा। अब पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस इज अ पैच ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब ये पैच ऑफ लिम्फोसाइट्स है, इसको आइडेंटिफाई किया था साइंटिस्ट पेयर ने, वहां से नाम बढ़ गया पेयर्स पैचेस। तो पेयर्स पैचेस एक्चुअल के अंदर पेयर जो साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं थोड़े अलग से हैं, मान लीजिए ग्रुप है, ठीक है ना, और ये कुछ नहीं है, दीज आर ग्रुप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी से लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है ना, और इसको हम बुला रहे हैं द पेयर्स पैचेस। एक तो ये आपको मिलेगा, ये दो ही जगह मिलता है, एक जगह मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक मिलता है अपेंडिक्स। दो ही जगह मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में पेयर्स पैचेस मिले। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, वो ये है कि एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है, पे अटेंशन, ये नाम याद रखिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। दे रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस एंड म्यूकस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, लेकिन अब इसमें दो कैच है, दो क्या है, दो पॉइंट्स टू रिमेंबर है। जो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो म्यूकोसा में नहीं है, वो म्यूकोसा में नहीं है। तो अगर वो म्यूकोसा में नहीं है तो वो है कहां पे? बेटा ये होता है इन द सब म्यूकोसा। तो
पहले तो आपको ये बात याद रखनी कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, rather than the mucosal gland, it is a submucosal gland. Clear? Got the idea? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आने वाली है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड ओनली इन डिओडेनम। तो कोई आपसे पूछे कि क्या ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, तो आप बोलेंगे यस सर। कोई बोलेगा क्या वो जेजुनम इलियम में है, तो आप बोलेंगे नो। तो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर? डिओडेनम में। और कैसा है? सब म्यूकोसल है। नॉर्मली जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक के ग्लैंड्स हो गए, ये भी ग्लैंडुलर ही है, ये भी ग्लैंड्स हो गए, ये सारे के सारे ग्लैंड्स म्यूकोसल हैं। मोस्टली ग्लैंड्स म्यूकोसल ही होते हैं, ग्लैंड्स म्यूकोसा में ही होते हैं। लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो आपको कहां मिलेगा? सब म्यूकोसा में। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ये जितनी बातें बताई ये सारी क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम इंटेस्टाइन की डाइजेशन पे चलेंगे, तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन पे। सर ये सोमैटोस्टैटिन का क्या काम करता है? सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन मैंने क्या लिखवाया है, क्या समझ में आया तुमको? सर कुछ हार्मोन वगैरह होगा ये कुछ? बेटा मैंने इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे चेक कर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या समझा रखा है। सर दिख नहीं रहा कहाँ लिखा है। बेटा जब लिख रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या बताया था मैंने। किसको मालूम है? बताओ जरा इसको, शुभम को। हाँ जी, किसी को मालूम है सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन? ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। सर जो पैंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागन और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है उनको इनहिबिट करता है। किसने बताया सानवी? सर आपने ही तो बताया था। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर लिखा हुआ है। कहाँ पे? अर्जेंटाफिन से ऑलमोस्ट मिडल में। अर्जेंटाफिन सेल अर्जेंटाफिन है वो। हाँ अर्जेंटाफिन सेल उसके साथ। शुभम मैंने सानवी के कान में जाके तो नहीं बोला होगा ना? सर मेरे को लगा कि ये और ये सर अर्जेंटाफिन सेल्स क्या होते हैं? चल तुम मुझे बताइए, गॉबलेट सेल क्या होते हैं? मतलब सर हाँ गॉबलेट सेल क्या होते हैं? बेटा गॉबलेट सेल क्या होते हैं? हाँ कुछ पूछ रहा हूँ मैं, गॉबलेट सेल क्या होते हैं? शुभम आप एक सवाल, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, बोल तो नहीं मालूम। मैं वेट तुम्हारा वेट थोड़ा करता रहूंगा आपको आधे आधे घंटे तक। हाँ जी शुभम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम को अगर आंसर नहीं आ रहा, शुभम अगर हमें आंसर नहीं दे सकते तो मैं आंसर नहीं दे सकता। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप बाकी किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? सर जो स्टमक में प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स बन रहे थे वो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स है। नहीं नहीं बेटा वो डाइपेप्टाइड्स ट्राइपेप्टाइड्स नहीं है।
वो ना प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा पार्ट में ब्रेक कर दिया, थोड़ा उसमें एसिड कैल्शियम के जो चीजें वो अगर ऐड हो गई हैं, वो थोड़ा सा सॉल्ट के साथ मिलके या अमीन ग्रुप के साथ मिलके ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। वो टूटे हुए प्रोटीन है एक्चुअली, जिसपे फिर फर्दर काम करेगा ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और फर्दर काम करने के बाद फिर जाके वो उसको वो करेगा कि फिर जाके वो उसको डाइजेस्ट करेगा। ये जैसे ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है, सॉरी कार्बोट्रिप्सिन, पेप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस को डाइजेस्ट करेंगे और फिर बनाएंगे डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स, जिन पे ये काम करेगा डाइपेप्टाइडेज। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? बेटा सारी रिएक्शंस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सर जो एक गोबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकोजल सेल्स का टाइप है। देखो म्यूकोसल सेल हम सारे के सारे सेल्स को बोलते हैं, जो भी म्यूकोसा के सेल्स है म्यूकोसल सेल्स, उसमें जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया गॉबलेट सेल। ओके सर। ठीक है। अब कुछ सेल्स, कुछ म्यूकोसल सेल्स ऐसे हैं जो थोड़े से अलग है, तो उनको हमने अलग नाम दे दिया। जो जो ये सब म्यूकोसल सेल्स के टाइप्स हैं। देखो जो सेल्स म्यूकस रिलीज कर रहे हैं वो गॉबलेट सेल्स, जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं वो आर्जेंटिन सेल्स। इसके अलावा बाकी जो म्यूकोसल सेल्स हैं उनका काम सिर्फ सक्कस एंटेरिकस रिलीज करना, ये कॉन्सेप्ट है। ओके सर, आगे समझो। चलिए तो आगे बात करें, वे कंटिन्यूइंग फर्दर। अब मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, सारा समझ में आ जाएगा। हमने स्टार्ट किया था और उसको माल्टोस में कन्वर्ट करवा लिया था बाय हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ये हो गया था ना? इस रिएक्शन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये नजर आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस ये हो गया यस सर। ना? अच्छा, ये हुआ था बकल कैविटी में। किसमें हुआ था? बकल कैविटी में, राइट। लेकिन इससे 30% हुआ था। कितना हुआ था? 30%। क्लियर? यानी हमारे पास कुछ स्टार्च हमारे पास कुछ स्टार्च हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ गया होगा, क्योंकि स्टमक में तो स्टार्च डाइजेस्ट होता नहीं है। तो कुछ स्टार्च, 70% स्टार्च हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आया होगा। तो हमारे पास 70% स्टार्च जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आया है। ठीक है, जिसको डाइजेस्ट करेगा कौन? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और प्रोडक्ट सेम होगा माल्टोस। प्रोडक्ट क्या होगा? सेम माल्टोस। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? पैनक्रियाटिक अमाइलेज जिसको हम इसको बुलाते हैं हम टाइलिन, और इसको बुलाते हैं हम अमाइलॉक्सिन। तो इन दोनों ने अपना अपना काम कर दिया और स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो माल्टोस है इस पे काम करेगा सक्कस एंटेरिकस। कौन काम करेगा? सक्कस एंटेरिकस। कौन सा एंजाइम? डाइसैकेराइडेज। कौन से वाला? माल्टेस। कौन काम करेगा? माल्टेस। और इसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कोई डाउट? ये पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा है। ठीक है, ये सलाइवा से आ रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, और ये आ रहा है सक्कस एंटेरिकस से। या मैं इसको और क्लियरली लिखता हूं आपके लिए। आप दो पार्ट्स बना लीजिए, 3 पार्ट्स एक्चुअली। बकल कैविटी एंड स्टमक, पैंक्रियास यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस से होने वाला काम, और फाइनली इंटेस्टाइनल जूस।
क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ में? दिस क्लियर ना? कौन छोड़ जाएगा? चले जाइए बस फोन। ओके, तो बबल कैविटी है पैंक्रियाटिक सर्कस एंटेरिकस है, राइट? नाउ पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपके पास स्टार्च था, ये आपके पास स्टार्च था, ठीक है, और आपके पास माल्टोस था जो स्टार्च से आपने बनाया था, और प्रोटियोसिस थे, प्रोटीन्स होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे स्टमक में, प्लस प्रोटियोसिस थे, प्लस पेप्टोन्स थे, प्लस लिपिड्स थे क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुए, प्लस न्यूक्लिक एसिड थे क्योंकि वो भी डाइजेस्ट नहीं हुए। ये सब चीजें आपके बगल कैविटी से आ रही होंगी, क्लियर? कुछ स्टार्च जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ स्टार्च जो डाइजेस्ट हो गया माल्टोस के फॉर्म में, कुछ प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं हुए स्टमक में या बगल कैविटी में, कुछ जो डाइजेस्ट हो गए फॉर्म प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये रहेगा आपके बगल कैविटी एंड स्टमक में। ये बात क्लियर है? किसी को भी डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब बात क्या है कि स्टार्च पे काम करेगा एंजाइम जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया, अमाइलोप्सिन, यानी क्या बताया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ध्यान दीजिएगा पीएच यहां पे रहता है, पीएच इस ले 7.2 करीब पीएच रहता है, ठीक है। सर्कस एंटेरिकस का भी थोड़ा 7.8 के काम अप्रोक्सीमेटली, मतलब एल्कलाइन पीएच है, क्या है एल्कलाइन पीएच। अब इस पे अमाइलोप्सिन काम करेगा तो बनेगा क्या, माल्टोस, और कुछ माल्टोस यहां से ले आते हैं, ये माल्टोस, तो हमारे पास माल्टोस हो गया। क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके, अच्छा, कुछ आपने शुगर्स भी खाई होंगी, तो आपके पास स्टार्च माल्टोस के अलावा और एक्स्ट्रा शुगर्स कौन सी होंगी? कुछ शुगर्स आपके पास होंगी, लेट से यहां पे लिख देता हूं, माल्टोस तो है माल्टोस। कुछ आपने दूध पिया तो आपके पास होगा दूध पिया तो आपके पास होगा लैक्टोस, और चीनी खाई अगर तो आपके पास होगा सुक्रोस। तो ये सब भी रहेंगे, तो माल्टोस ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते कहाँ, बकल कैविटी में, तो ये ऐसे ऐसे आ गए, ये इनका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक जूस में अमाइलोप्सिन ये डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपका प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, इन तीनों को डाइजेस्ट करने वाले आपके प्रोटियोसिस है पैंक्रियाटिक एंजाइम के, वो कौन से, उनका नाम आप जानते हैं, मैं तीनों के नाम अलग अलग कर देता हूं। एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम है पेप्सिन, सॉरी काइमोट्रिप्सिन, और एक का नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ठीक है ना, तो एक है ट्रिप्सिन, एक है काइमोट्रिप्सिन, एक है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये तीनों ही बेटा क्या है, ये तीनों ही प्रोटीएजेस है। ये बात क्लियर है ना आपको? ओके, तो मैं क्या करूं कि ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये तीनों क्या है, प्रोटीएजेस हैं। ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे किसमें, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स।
ठीक है। अच्छा, लिपिड्स हैं, ये ऐसे कैसे बेसिकली पास होंगे, ठीक है। इन पे पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा, फंक्शन करेगा, लाइपेज काम करेगा, सॉरी, और ब्रेक कर देगा इसको मोनोग्लिसराइड्स। सर वीडियो ब्लर है। बेटा अभी क्लियर हो जाएगी, कितनी देर से ब्लर है? सब लोगों को वीडियो ब्लर है? यस सर। यस सर। तो जब क्लियर हो तो बताइएगा। सर अब क्लियर है। तो बेटा 2-2 मिनट, 1 आध मिनट, 20 मिनट वीडियो ब्लर हो सकती है, वेट परेशान मत हुआ करो, 1 मिनट से ज्यादा तो बता दिया करो। तो लिपिड्स लाइपेज एंजाइम की वजह से ब्रेक करके फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। आपको पता है कि लिपिड्स एक्चुअली में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, इसमें एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं। हम ग्लिसरॉल अलग कर देते हैं और तीनों फैटी एसिड्स को अलग कर देते हैं, फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं। और ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ा चुका हूं एक बार कि कैसे लिपिड डाइजेस्ट होते हैं, कैसे ट्राइग्लिसराइड्स में एक एक बॉन्ड तोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में काम करेगा न्यूक्लियस, और क्या मिल जाएगा हमें, न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर? बेटा क्या सारे पैनक्रियास के एंजाइम इस्तेमाल हो गए? क्या सारे पैनक्रियास के एंजाइम इस्तेमाल हो गए कि कोई रह गया? पैनक्रियाटिक अमाइलेज इस्तेमाल हो गया, ट्रिप्सिन इस्तेमाल हो गया, कार्बोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। कोई डाउट? बेटा ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। नाउ अब क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस वाला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके, तो क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस वाला काम पूरा हो चुका है, ठीक है, आगे चलते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस के ऊपर। देखिए हुआ ये है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस अपना सेक्रेशन देता है, बाइल जूस अपना सेक्रेशन देता है, और ये सारी डाइजेशन होती है। जो लिपिड्स की डाइजेशन है उसमें बाइल जूस हेल्प करता है, कोई एंजाइम नहीं है उसमें, लेकिन वो हेल्प करता है। कैसे, वो हम अलग से पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ, ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी पैनक्रियाटिक जूस इन सबको डाइजेस्ट करके इस फॉर्म में ला देता है और बोलता है अब मुझसे डाइजेशन और नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स नहीं, इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटेस्टाइनल जूस भी चाहिए। इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स है। माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है सुक्रेज, और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है हमारे पास लैक्टेज। अब फटाफट से बताओ इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। माल्टोज जब ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, फटाफट? ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज क्लियर? बेटा जब सुक्रोज ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रैक्टोज और फ्रक्टोज। वेरी गुड। जब लैक्टोज ब्रेक होगा क्या मिलेगा? ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो हमारे पास 3 तरीके की कौन सी शुगर हो गई? एक ग्लूकोज हो गई, एक फ्रक्टोज हो गई, एक गैलेक्टोज हो गई। क्लियर? अच्छा अब डाइपेप्टाइड्स हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं, इनको डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइडेसेस, ये ब्रेक कर जाएंगे इसमें अमाइनो एसिड्स में। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। ओके, सर्कस एंटेरिकस में भी लाइपेज है। सर्कस एंटेरिकस में क्या है? लाइपेज है। तो कुछ लिपिड्स
कुछ लिपिड्स सर्कस एंटेरिकस के लाइपेज में डाइजेस्ट होंगे और मिलेगा वही फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। क्लियर? कोई डाउट? आ रही बात समझ में? कुछ लिपिड्स पैंक्रियाटिक जूस से डाइजेस्ट, कुछ सर्कस एंटेरिकस से डाइजेस्ट, दोनों मिलकर काम करते हैं। देन न्यूक्लियोटाइडेज को डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, और इससे मिलके आपको क्या बनेगा? इससे मिलके आपको बनेगा शुगर। भाई न्यूक्लियोटाइडेज डाइजेस्ट हुआ तो आपको मिलता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, या आप सिंपली कह सकते हो फॉस्फोरस अलग हो जाता है प्लस न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोरस प्लस न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज और मिल जाएगा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो इन शॉर्ट आपको तीन चीजें मिल गई, फॉस्फोरस अलग हो गया, शुगर अलग हो गया, नाइट्रोजनस बेस अलग हो गया। तो ये डाइजेशन आपका हो गया किसका? न्यूक्लिक एसिड्स का। क्लियर? तो आई सपोज आपको ये सारा का सारा डाइजेस्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ग्लूकोज एब्जॉर्बेबल फॉर्म है? यस और नो? यस यस सर। क्या फ्रक्टोज एब्जॉर्बेबल फॉर्म है? यस, मोनोसैकेराइड है। क्या गैलेक्टोज एब्जॉर्बेबल फॉर्म है? मोनोसैकेराइड है, मोनोमर है। यस सर। क्या अमीनो एसिड मोनोमर है? यस वैसे फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल मोनोमर है, फास्फोरस छोटा सा, शुगर मोनोमर नहीं होती, नाइट्रोजन भी मोनोमर ही है। तो अब ये सारी वो फॉर्म्स आ गई जो एब्जॉर्ब की जा सकती हैं। तो यही है ये डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस का, ये डाइजेशन सर्कस एंटेरिकस का। ध्यान रखिएगा हम इस लाइपेज को स्टियाप्सिन भी बुलाते हैं। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? तो दिस इज द एंटायर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। आगे आप ये टेबल ले लो, ये टेबल आप फोटो खींच लो, जो मर्जी कर लो। इस टेबल को कोई आप सोचे ना कि डाइजेशन के रिएक्शंस बताओ, ठीक है? चुपचाप ये टेबल उठाना और इसको बना देना, या इसी को थोड़ा सा अपने तरीके से लिख लेना। इससे ज्यादा आपको डाइजेशन के रिएक्शंस के बारे में कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज रह गई डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि लिपिड्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग डाइजेशन है, ठीक है ना? वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, और वो भी बहुत ही कम लोग अच्छे से जानते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये क्लियर है? इसको मिटा दें। सर जो ये स्टियोप्सिन है इसे पैंक्रियाटिक लाइपेज को ही बोलते हैं ना? यस। और सर जहाँ पे यहाँ पे डाइपेप्टाइडेजेस हैं वहां पर ट्राइपेप्टाइडेजेस भी होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन में, क्योंकि वो बहुत जो कम होते हैं, वो अच्छा कम होते ओके हैं। सर। ऐसे जो डाइपेप्टाइडेज है ना, ठीक है, वो समझ लो कि डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो जैसे ट्राइपेप्टाइड का एक पेप्टाइड बॉन्ड टूटा, एक मिला अमीनो एसिड और एक मिला डाइपेप्टाइड, उस डाइपेप्टाइड पे फिर डाइपेप्टाइडेज ने काम कर दिया, फिर मिल गया अमीनो एसिड। गॉट इट? तो डाइपेप्टाइडेज ही ना काम कर सकता है ट्राइपेप्टाइडेज पे भी, इवन टेट्रा पे भी। वो तो ऐसे ही बताने के लिए बस बोल दे डाइपेप्टाइडेज, तो वो पेप्टाइडेज समझ लो उसको बस। ओके ये सर। समझी? हाँ मतलब भाई ब्रेक तो डाइपेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ही कर रहा है। ब्रेक तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही करता है। अब वो मान लो तीन है एक साथ, 1 2 3, एक को ब्रेक कर दिया तो फिर क्या रह गया? डाइपेप्टाइड रह गया। हाँ फिर इसको तोड़ दिया फिर अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये सीन है। यस सर ठीक है। और किसी को कोई डाउट? फिर आगे बढ़े। कोई सर डाउट नहीं है जैसे तो? पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो रिलीज होते हैं वो तो साथ में ही हो जाते होंगे, तो वो मिक्स नहीं होते या फिर ऑर्डर में ही होता है उनका डाइजेशन, मतलब कि पहले पैनक्रियाटिक जूस ही रिएक्ट करेगा उसके बाद अच्छा, इंटेस्टाइनल? तो मुझे एक बात बता, तेरे पास आटा पड़ा हुआ है, ठीक है? तू
सीधा रोटी बनाएगी या पहले आटा गूंदेगी? आ गया सर समझ, सॉरी। भाई इसके इसके ऊपर ही काम कर सकते हैं ना ये एंजाइम। तो माल्टेज सुक्रेज से लैक्टेज डाइहाइड्रेज अगर हमारे पास है नहीं, अगर हमारे पास डाइपेप्टाइड नहीं, तो ये क्या नाचेगा वहां पे, कुछ कर ही नहीं पाएगा। माल्टेज क्या कर लेगा जब तक माल्टोस नहीं है, सुक्रेज क्या कर लेगा जब तक सुक्रोज नहीं है ना। न्यूक्लियोटाइडेज कब काम करेगा? जब न्यूक्लियोटाइड होगा। गॉट इट? तो इसलिए वो यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। और वैसे होता, वो बात भी सही है कि पहले पैनक्रियाटिक जूस बाइल जूस रिलीज होता है, उसके बाद काफी टाइम बाद फिर जाकर सकस एंटेरिकस रिलीज होता है। पैरेलल ही होता है, बस मत थोड़ा हल्का सा टाइम बाद, यानी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो ओवरलैप करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अच्छा, देखिए मेरी बात सबसे पहले ध्यान समझेगा। पहले मैं जरा लिपिड्स का आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बता दूं, फिर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, हार्मोनल एक्शन जो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है ना, तब और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट डाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये 70% 60% हो ही गया। बस एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गए, एक दो क्लास और लेके डाइजेशन खत्म करेंगे, हम चलेंगे रेस्पिरेशन पर। और फिर दोबारा फेस का सिलेबस हो जाएगा। चलिए, इस फेज में यही है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है और सेल साइकिल है। सेल साइकिल शायद हमने कर लिया और डाइजेशन रेस्पिरेशन रह गया। फिर आखिरी बार फेज के अंदर सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस, मस्कुलर, एंडोक्राइन, नर्वस है शायद। बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, शायद सर्कुलेशन भी ना हो इस फेज में, बाकी होगा नहीं, जहां तक मुझे याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? ओके, ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई। इस कॉन्सेप्ट से को समझने के बाद आप अलग हो जाएंगे। एक ये नॉर्मल स्टूडेंट स्कूल वाला जो स्कूल से पढ़ रहा है, फिर आएगा एक स्टूडेंट जो कोचिंग से पढ़ रहा है, जिसको अच्छे से चीजें पता है, और फिर आ जाएगा मेरा स्टूडेंट जो लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेरे तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो आप एक अलग, इस टॉपिक में एक अलग लेवल पे आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिए और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिपिड्स का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है लिपिड्स के साथ। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे लाइपेज चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो एंजाइम चाहिए। प्रॉब्लम ये कि लाइपेज क्लास 3 एंजाइम। क्लास 3 एंजाइम कौन से होते हैं? हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस को ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर। वाटर। लाइपेज को डाइजेशन के लिए चाहिए वाटर। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन लिपिड और पानी का कैसा रिश्ता है? सर लिपिड्स इनसॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक है। हाँ, लिपिड और पानी का दुश्मन का रिश्ता है। वाटर इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड लिपिड इज कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक। तो लाइपेज को चाहिए पानी और लिपिड पानी से दूर भागता है, इसलिए लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पानी के वो पास आएगा नहीं, इसलिए सब सारी प्रॉब्लम। तो लिपिड्स के डाइजेशन के लिए मुझे ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जो वो पानी के लिए भी अनुकूल हो और लिपिड के लिए भी अनुकूल हो, दोनों के लिए प्रॉपर हो, और फिर इनका इंटरेक्शन हो जाए। तो ये माहौल बनाने के लिए काम करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, वो बस माहौल बना रहा है कि लाइपेज काम कर सके। मैं तो बताता हूँ होता क्या है। आप लिपिड खाते हैं, आपके लिपिड के अंदर ये बड़ी बड़ी फैट ड्रॉपलेट्स हैं, बड़ी बड़ी बिग फैट ड्रॉपलेट। ठीक है ना? इस बिग फैट ड्रॉप को, ठीक है, हम ब्रेक कर देते हैं इसमें, स्मॉल ड्रॉप्स में। वेरी गुड। इन स्मॉल ड्रॉप्स को बोलते हैं मिस्टल्स। अभी बताओ चलो, इसको ड्रॉप को ब्रेक करने वाला कौन है? बेसिकली काम करते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स में क्या करते हैं? काम करते हैं इस मोटी फैट ड्रॉप को छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं।
बचे कुछ फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल वो इसके अंदर घुस जाते हैं। आई एम सॉरी, इसके अंदर घुस जाते हैं कौन? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, वो इसमें घुस जाते हैं इसमें। और इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, ये मिसल बन जाता है, इसको बोलते हैं मिसल। ये मैंने इसको बड़ा करके बनाया, ये है छोटा ही, ये मिसल है छोटा ही, इसको मैंने बड़ा करके बनाया। और ये मिसल में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? अब मिसल में क्या है, देखिए फैट के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो सब छोटे टुकड़े फैट के ही है, ये सब हाइड्रोफोबिक है, तो आपस में इंटरेक्ट कर करके वापस से चिपक जाएंगे, वापस से चिपक जाएंगे, तो ये वापस से बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे। तो इनको अलग अलग रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करता हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल बीच में घुस जाता है और फॉस्फोलिपिड बीच में घुस जाते हैं। उनके सर बाहर रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोलिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये लिपिड की ड्रॉपलेट है। अब पता है इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों एम्फाइपैथिक होते हैं। एम्फाइपैथिक मतलब हाइड्रोफोबिक भी और फिलिक भी। टेल हाइड्रोफोबिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है। कोलेस्ट्रॉल भी कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज फिलिक। तो अब ये मिसल एक ऐसा, अब मिसल के अंदर एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है कि जो हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। अब इस मिसल के अंदर है क्या, इस मिसल के अंदर बेटा रहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, भाई यही ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स, फैटी एसिड F1, फैटी एसिड F2 एंड फैटी एसिड F3। तो ये रहेंगे, इसको बोलते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स। ये आपको मैंने बायोमोलिक्यूल्स में क्लियरली पढ़ा रखा है, क्या बोलते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड्स इन एक ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स। ये मिसल के अंदर छुपे बैठे होंगे, ठीक है। अब इस मिसल पे काम करेगा कौन सा एंजाइम, लाइपेज। बेटा पहले लाइपेज क्यों नहीं काम कर पा रहा था, पहले लाइपेज इसलिए काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारा एनवायरनमेंट हाइड्रोफोबिक था। अब कैसा हो गया, एम्फाइपैथिक एनवायरनमेंट हो गया, अब पानी आ सकता है और अब लाइपेज काम कर सकता है। अब लाइपेज इस मिसल पे काम करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर इस मिसल को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। किस तरीके से मैं बताता हूं, इसके अंदर जो ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन्स है वो ब्रेक कर जाएंगी। कैसे, पहले एक एक करके बॉन्ड टूटेगा, पहले ग्लिसरॉल, पहले ये बाहर निकल गया तो हमें मिला ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड चेन्स प्लस 1 फ्री फैटी एसिड चेन। फिर मैं ये बना रहा हूं, फिर एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड चेन और 2 फ्री फैटी एसिड चेन्स, और फाइनली ये भी ब्रेक कर जाएगा और हमें मिलेगा एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन्स अलग हो जाएंगी। वापस से समझिए, पे अटेंशन, पहले ये बॉन्ड टूटा तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्लस एक फ्री फैटी एसिड चेन, फिर ये बॉन्ड टूटा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड चेन, फिर ये बॉन्ड टूटा, तीनों फैटी एसिड चेन अलग, ग्लिसरॉल अलग। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो ये लिपिड की डाइजेशन है, कौन कर रहा है, लाइपेज। ये सब लाइपेज के काम है। तो ये है ट्राइएसाइल ग्लिसराइड टैग, ये है डाइएसाइल ग्लिसराइड प्लस फ्री फैटी एसिड, ये है मोनोएसाइल ग्लिसराइड प्लस फ्री फैटी एसिड। एंड फाइनली ग्लिसरॉल अलग हो गया और फ्री फैटी एसिड क्या हो गई, अलग हो गई। क्लियर, ये डाइजेशन ऑफ लिपिड्स क्लियर है बेटा। लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर डाइजेशन के बाद भी, लाइपेज के काम के बाद भी, आफ्टर एक्शन ऑफ लाइपेज भी है मिसली, है मिसली। लेकिन अब इस मिसल के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ग्लिसरॉल अंदर से डाइजेस्ट हो चुका है एंड फ्री फैटी एसिड चेंज।
समझ रहे हो? तो इस मिसल और इस मिसल में क्या फर्क है? इस मिसल के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं, इस मिसल के अंदर मोनोएसाइल ग्लिसराइड्स प्लस 3 फैटी एसिड चेन्स हैं। ये डाइजेस्टेड लिपिड है, अंदर से डाइजेस्टेड, बाहर से वो एग्रीगेट की फॉर्म में होगा। बेटा ये क्लियर हो गया आपको डाइजेशन ऑफ लिपिड्स? सर हाँ जी। सर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट सही से समझ नहीं आया। बेटा सुन ले दोबारा से। बड़ी मोटी फैट ड्रॉपलेट थी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने बाइल सॉल्ट का इस्तेमाल किया। सोडियम टॉरोक्लोराइड मेनली काम करता है। इसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक क्या ये सब तो है, तो हाइड्रोफोबिक ही, ये फिर चिपक जाएंगे। और इसमें लाइपेज कैसे काम करेगा? छोटे ड्रॉपलेट्स में। तो हमें एनवायरनमेंट देना थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक भी, तो हमने इसके अंदर घुसा दिया फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को, जिससे एनवायरनमेंट थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक हो गया, क्योंकि एम्फीपैथिक होते हैं, लिपिड से बाइंड कर सकते हैं, वाटर से बाइंड कर सकते हैं। तो अब लाइपेज आएगा, वो काम कर सकता है, क्योंकि वाटर भी बाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब साथ में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भी है। तो अब लाइपेज काम कर पाएगा और अंदर के ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स को ब्रेक कर देगा ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन में, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? क्या भी डाउट है अभी? नो सर, अब हो गया। ओके, इतना सारा क्लियर हो गया ना सर? ओके, हाँ जी। सर ये इसके अंदर तो बट जो फॉस्फोलिपिड है वो तो मतलब हाइड्रोफोबिक वाली टेल है, तो वाटर कैसे अंदर चले जाएगा? मतलब जो ये अरे मिसल यार है तू इसके अंदर की इसको कैसे, तरफ तू इसको क्यों हाइड्रोफोबिक एकदम टेल है, ज्योमेट्री की तो तरह, तू क्यों इसको ज्योमेट्री की तरह ले रहा है? ये ऐसा, ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल बीच में घुस गए हैं। ये नहीं कि ये टेल इधर, टेल सारी की सारी इधर ही आ गई है, तो ये ऐसे कैसे घुस जाएगा? वो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो सर ये कॉम्प्लेक्स भी बनेगा तो सर उसमें तो दोनों ही होंगे ना, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, और पहले से हाइड्रोफोबिक ज्यादा है तो हाइड्रोफोबिक तो ज्यादा हो जाएगा फिर। फिर सवाल समझ में नहीं आया मुझे। सर जो ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जुड़ रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही है, और पहले से जो मिसल था वो हमारा हाइड्रोफोबिक था, तो फिर हाइड्रोफोबिक ज्यादा हो जाएगा ना इसके जुड़ने के बाद भी, तो मतलब ज्यादा ही रहेगा ना, वो भी तो पूरी तरीके से हाइड्रोफिलिक थोड़ी मेरे ना है मेरे मेरे को जो काम किससे है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है। मेरे को काम हाइड्रोफिलिक। किससे है? मेरे को काम किससे है? मेरे को काम किससे है? सर वाटर कैसे हाइड्रोफिलिक लाना है पार्ट से, हाइड्रोफोबिक पार्ट से। जिससे कि लाइपेज काम कर पाए? वो किससे करेगा? सर आप हाइड्रोफिलिक पार्ट से काम है। बस फिर तो लाइपेज जाएगा, अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट से इंटरेक्शन करेगा और वहां रह पाएगा। रहेगा तो डाइजेस्ट करेगा। पहले अंदर वो नहीं घुस सर पा रहा था, फॉस्फोलिपिड के वाटर को हाइड्रोफिलिक साथ में पार्ट नहीं, और वाटर कोलेस्ट्रॉल के के साथ हाइड्रोफिलिक पार्ट से। पहले वाटर के साथ काम नहीं कर पा रहा था, उसके हेड के आ जाने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के आने की वजह से अब पानी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो पा रही है। अब अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक होता तो फिर लिपिड से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अगर पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक होता तो लिपिड से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और पूरा हाइड्रोफोबिक होता तो फिर वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो बीच में सब ब्रोकर काम कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल में। तो तुझे दिक्कत क्या, तकलीफ क्या है इसमें? टॉपिक डाउट क्या है इसमें? छोटी सी बात है सर। अच्छा, बट सर ये अभी भी समझ में नहीं आया, बाद में पूछूंगा। मुझे बाद में पूछियो, आराम से कॉल करके पूछियो आराम से। हाँ सानिया। सर जो ये बिग फैट ड्रॉपलेट है, ये एक तरह से मतलब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स का एक ग्रुप है। फिर जब वो मिसल्स में ब्रेक हो गए ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स में। बेटा तेल की बूंद है, तू तेल पकड़, हाँ है ना, और हाथ में पकड़ ले तेल, ठीक है हाँ ना? वो और डाल ले, और उसके ना, उसको तू मान ले, एक काम कर, तेल ले पानी में डाल दे, ड्रॉप्स बनेंगी तेल की, यस सर। वो बिग फैट ड्रॉपलेट है, ठीक है? अच्छा, अब उसमें
सॉल्ट मिला के उसको बड़े ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है ना, सॉल्ट मिला के थोड़ा थोड़ा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, वो छोटे टुकड़े नजर में नहीं आ रहे, वो मिसल्स है, लेकिन वो छोटे टुकड़े वापस जुड़ जाएंगे सॉल्ट का असर कम होते ही, ठीक है ना। तो वो वापस ना चिपके उसके लिए हमने इसकी उतनी हाइड्रोफोबिसिटी कम कर दी, थोड़ी हाइड्रोफिलिक नेचर मिला दी, लेकिन सिर्फ हाइड्रोफिलिक नेचर मिलाने के लिए इसको थोड़ा हाइड्रोफिलिक चीज ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन हाइड्रोफिलिक चीज इसमें ऐड नहीं हो सकती क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। तो हमने क्या किया, एक बीच का ले लिया जो हाइड्रोफोबिक भी फिलिक भी है, वो ऐड कर लिया, जिससे इसकी हाइड्रोफोबिसिटी थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी हाइड्रोफिलिक नेचर आ गई, ठीक है ना। अब इस हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से लाइपेज इजिली काम कर पाया वाटर के साथ, ये लॉजिक है। और सर जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है वो सिर्फ इस वाले स्टेप को बोल रहे हैं ना, जिसमें हमने बस बिग फैट ड्रॉपलेट से इतने को, मिसल्स बनाए हैं। बस 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 इतने को बोलते हैं जो बाइल जूस कर रहा है। भाई बाइल जूस में क्या था, बाइल सॉल्ट थे, फॉस्फोलिपिड था, कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, वो काम कर रहा है, बाइल जूस काम कर रहा है इमल्सिफिकेशन में। डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, डाइजेशन में लाइपेज का काम है क्योंकि उसमें कोई एंजाइम ही नहीं है। बचा क्या बाइल जूस में, कोई और चीज बची बाइल जूस में? सर वो बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन बाइल वगैरह। पिगमेंट्स, वो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यस सर। ठीक है ना, वो तो बस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, तो बस खत्म। बाइल जूस का ये काम है, इतना काम बनाता है, बाइल जूस का काम है मोहल बनाना डाइजेशन के लिए, डाइजेशन करना लाइपेज का काम है, वो पैनक्रियास एंजाइम रिलीज कर रहा है। गॉट इट? ओके सर, यस सर। और किसी कोई डाउट? ओके, ये हुआ डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन की बात सुनो, ये मैं डाल रहा हूं, किसका एब्जॉर्प्शन? सर ये जो फाइनल में सेल बनेगा इसमें ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल होगा या ज्यादा हो सकते हैं? बड़े ये बता कि एक मिसल के अंदर ट्राइसेल ग्लिसराइड्स कितने होंगे? ज्यादा होंगे तो फिर ये भी ज्यादा ही हजारों होंगे, बनेंगे। हजारों हजारों होंगे, हजारों। ओके। तो ग्लिसरॉल कितने होंगे? 1000। बहुत सारे, हजार नहीं, हजारों, मेनी। गॉट इट? यस सर। बॉडी में बेटा, तू बॉडी में ना, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ ना, समझिए उस बात को। एक सेल बहुत छोटा है, तेरे नजर में नहीं आया, उस सेल के अंदर लाखों करोड़ों प्रोटीन्स होते हैं, लाखों शुगर्स होते हैं, लाखों लिपिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो अब तू सोच ट्राइग्लिसराइड कितना छोटा होगा, मिसल कितना छोटा होगा। अरे बस है, तो कभी भी ना एक दो नहीं होता, एक दो हम पढ़ाते हैं, देयर ऑलवेज मेनी। क्लियर? अब तुम एक को लेके देखोगे ना तो कंफ्यूज हो गए, हमेशा हमेशा ग्रुप में देखो, ग्रुप में चीजें हैं। गॉट इट? तो जब भी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ग्रुप में समझो, तुम एक एक को देखते हो इसलिए में डाउट होता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, अब तुम्हारे पास यहाँ मिसल है, कौन सी मिसल है? जो बेटा डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसको एब्जॉर्ब करना है। दिस इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। अब इसको एब्जॉर्ब करना बहुत आसान है क्योंकि ये यहां चला जाएगा, यहाँ पे सीधा एब्जॉर्ब हो गया, वहां अंदर आ गया, मिसल अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? म्यूकोसल सेल के अंदर आ गया, म्यूकोसा के अंदर आ गया, म्यूकोसा का सेल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मिसल हाइड्रोफोबिक है, मतलब उतना हाइड्रोफिलिक नहीं है, ठीक है ना, कि ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर सके। भाई मिसल ओवरऑल है तो लिपिड, लाइपेज में डाइजेस्ट कर लिया, वाटर की प्रेजेंस में, थोड़े बहुत वाटर की प्रेजेंस में डाइजेशन भी हो गया, लेकिन इतना अभी हाइड्रोफिलिक नहीं हुआ कि पानी में घुल जाए। क्लियर पॉइंट? तो पानी में नहीं घुल सकता। अब क्योंकि पानी में घुल नहीं सकता तो बाहर ब्लड कैपिलरी है, बाहर क्या है? ब्लड कैपिलरी या लिम्फेटिक कैपिलरी, दोनों के अंदर नहीं आ सकता। भाई किसी एक में जाना पड़ेगा ना एब्जॉर्ब करने के लिए, या तो ब्लड में जाए या लिम्फ में जाए, दोनों में कहीं तो एंट्री इसको चाहिए ही चाहिए, तो कहीं तो एंट्री इसको चाहिए ही चाहिए, इसलिए, और दोनों में पानी है, दोनों प्लाज्मा है, इसलिए दोनों में से किसी में नहीं जा सकता, ये लैक्टियल है। तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, पानी में डिजॉल्व कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पानी के लायक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम इसे भेज देते हैं गोल्जी के पास।
किस पास भेज दिया? गॉल्जी के पास भेज दिया। गॉल्जी ने क्या किया? गॉल्जी ने इसको पकड़ा और इसके ऊपर कोटिंग कर दी प्रोटीन की। तो बेटा अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना गॉल्जी ने, क्या बनाया? मिसल प्लस प्रोटीन की कोटिंग। और कैसा प्रोटीन? हाइड्रोफिलिक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हो गया प्लस लिपिड हो गया। ये क्या बन गया बेटा? ये प्रोटीन प्लस लिपिड को क्या बोलते हैं हम? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन बन गया। और इस लाइपोप्रोटीन का एक नाम है, इसको बुलाते हैं हम काइलोमाइक्रॉन। तो ये बन गया आपका काइलोमाइक्रॉन। क्या बन गया? काइलोमाइक्रॉन। इसमें ये लिपिड है, ऊपर क्या है बेटा? ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है। कोटिंग किसने बनाई है? गॉल्जी ने बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब ऊपर प्रोटीन आ गया, प्रोटीन ये वाला हमने जानबूझ के हाइड्रोफिलिक प्रोटीन लगाया, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। तो काइलोमाइक्रॉन कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। तो दिस काइलोमाइक्रॉन इज हाइड्रोफिलिक। क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारी पानी में जाने की समस्या दूर हो गई, नहीं हुई? अब हमारी पानी में जाने की समस्या दूर होगी ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सर लास्ट वाला फिर से बता दो, वो जो आपने काइलोमाइक्रोन लिखा था वो। बेटा मिसल था, मिसल के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग कर दी और प्रोटीन कोटेड लिपिड को हमने बोलते हैं लिपोप्रोटीन। प्रोटीन हमने कैसा यूज किया है? हाइड्रोफिलिक यूज किया है। तो बार बार हाइड्रोफिलिक की कोटिंग हो गई, तो ये पूरा क्या बन गया? हाइड्रोफिलिक बन गया। वो होता है ना, हम कड़वी चीज के ऊपर मीठी मीठी कोटिंग कर दो तो पूरा फिर वो मीठा मीठा हो जाता है, आउटर अपीयरेंस। तो वही प्रोटीन की कोटिंग करके इसको हाइड्रोफिलिक बना दिया है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, अब काइलोमाइक्रॉन को ब्लड में ले जा सकते हैं, ठीक है, लिम्फ में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, काइलोमाइक्रॉन का साइज बहुत बड़ा होता है। इस बड़े साइज की वजह से ये एंट्री नहीं ले पाता। कहाँ? ब्लड में, क्योंकि ब्लड की ओपनिंग्स छोटी हैं। तो ये कहाँ जाता है? ये एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल के अंदर। तो ये पॉइंट टू रिमेंबर है कि फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टियल्स, यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स क्लियर? हाँ जी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स क्लियर हो गया? यस सर। एनी डाउट्स? चलिए, डाउट्स है तो हम अभी हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आपकी क्लास के बाद मेरी आज एक और क्लास है, तो आई कैन नॉट टेक योर डाउट। एक आध छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लीजिए, और बाकी डाउट्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स में? तो आपको ना जनरली लोग क्या बताते हैं कि लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ के अंदर, क्योंकि वो ब्लड में नहीं हो सकते, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोफोबिक होता तो ना तो ब्लड में होगा ना तो लिम्फ में। देखिए, वो काइलोमाइक्रॉन बनते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। उन्हें हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए काइलोमाइक्रॉन बनाया जाता है। काइलोमाइक्रॉन बनाने से साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। लिम्फेटिक कैपिलरी की ओपनिंग्स बड़ी है, इसलिए वो लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्ब होने का रीजन एक्चुअली साइज है, ना कि हाइड्रोफोबिसिटी या फिलिसिटी। ठीक है ना? काइलोमाइक्रॉन बनने का रीजन हाइड्रोफोबिसिटी है। तो काइलोमाइक्रॉन हम हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से बनाते हैं, और लिम्फ में एब्जॉर्ब उसे हम करते हैं बिकॉज ऑफ ये लिम्फ में एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज ऑफ साइज। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को? सर ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है, इसका कोई डाइजेशन में रोल तो नहीं है ना? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑप्टिमम पीएच क्या है? क्या सर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करने का ऑप्टिमम पीएच? ऑप्टिमम पीएच सर थोड़ा बेसिक होना चाहिए। तो और जो स्टमक से फूड आता है वो कैसा होता है? एसिडिक। अच्छा सर, मिलेगा। ओके सर। ठीक है ना?
जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयंस पैनक्रियास से भी आते हैं। ये मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगा, वो बेसिसिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने के लिए जरूरी है। ठीक है, और बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास। एंड B01 B01 से कौन है यहाँ पे? क्लास B01। यस सर। यस बेटा आप लोगों की क्लास पूरे 20 मिनट बाद शुरू करेंगे। जैसे अभी हो रहा है 7:37:40 मान लेते हैं, तो 6 o'clock शुरू करेंगे, तो आप 6 o'clock ही आइएगा। ठीक है ओके सर। ठीक है, तो पूरे 20 मिनट्स का ब्रेक करें और 6 o'clock आपकी क्लास शुरू करेंगे। एनीबॉडी एनी अदर डाउट? सर जो इकाई टैब पे सर उसमें जो पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सर आ नहीं रहे हैं, तो बेटा वो एडमिन से बात कीजिए। ओके सर। एनीबॉडी हैविंग एनी अदर डाउट? चलिए इसको पढ़िएगा एनसीईआरटी से। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। और शुभम मुझे कॉल करके पूछ लियो जो तेरे डाउट्स हैं। यस सर।